Toon Bells. मैंने ये आदेश दिया था कि सभी मधुमक्खियां अपने छत्ते से बाहर नहीं निकलेंगी। फिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई बाहर निकलने की? जिस पेड़ के नीचे तुम बैठे हो उस पेड़ के ऊपर हमारा घर है। तुम जंगल के राजा होगे लेकिन हमारे नहीं। हमारे यहाँ राजा नहीं रानी होती है और मैं सिर्फ अपनी रानी का आदेश मानती हूँ। सुंदरवन जंगल में बहुत दिनों से किसी मेहमान के आने की जोर शोर से तैयारियां चल रही थीं। जंगल में पेड़ों पर जग्गू बंदर छोटे छोटे बल्ब की झालर लगा रहा था और पेड़ के नीचे खड़ा हुआ भीमा हाथी खड़ा हुआ जग्गू को देख रहा था। झालर को ठीक से लगाओ। भीमा चाचा, इससे ज्यादा ठीक से नहीं लग सकता। आप मुझे बार बार टोककर मुझे डिस्टर्ब कर रहे हो। तुम्हें पता है कि हमारे जंगल का राजा शेर सिंह इस मामले में कितना कठोर है? जग्गू गुस्से से बोला। पता है, वो राजा कम बॉलीवुड का आमिर खान ज्यादा लगता है, जो हर काम में परफेक्ट गिरी करता रहता है। ठीक है, मैं और जगह देखकर आता हूँ। इतना बोलकर भीमा हाथी वहाँ से सीधा चीकू खरगोश और बिल्लू खरगोश के रेस्टोरेंट के पास गया। चीकू खरगोश, सारी तैयारी हो चुकी है? हाँ भीमा चाचा, सारी तैयारियाँ हो चुकी है। ध्यान रखना, जंगल में सारी देखरेख की जिम्मेदारी शेर सिंह ने मुझे दी है, इसलिए कोई भी कमी मत छोड़ना। एक बात समझ में नहीं आ रही भीमा चाचा, आखिर ऐसा कौन सा मेहमान आ रहा है कि जंगल के राजा ने सारे जानवरों की नाक में दम कर दिया है? जरा धीरे से बोलो बिल्लू, अगर कहीं गलती से भी तुम्हारी बात राजा के कानों तक पहुंच गई तो वो तुम्हें नहीं छोड़ेगा। मेरा मतलब वो मेहमान कहाँ से आ रहा है? वो शेर सिंह का बचपन का दोस्त है, जो कि दुबई के जंगल का राजा है। आज ही वो आ रहा है। तभी एक सुंदर चिड़िया उड़ती हुई वहाँ पर आ गई। जंगल के महाराज सिंह शेर ने आपको बुलाया है। भीमा हाथी तुरंत सिंह शेर की गुफा के पास पहुँचा। क्या सारी तैयारियां हो गई भीमा? भीमा नजरें नीची किए हुए बोला। जी महाराज, सारी तैयारी हो गई। याद रखना भीमा, जंगल की सजावट और खाने की जिम्मेदारी मैंने तुम्हें सौंपी थी, तो किसी भी चीज की कमी ना होने पाए। कुछ ही देर में सिंह शेर का दोस्त दुबई का शेर वहाँ आ गया। ओह हो, ओए हुई, तुम तो काफी कमजोर हो गई है। ऐसी कोई बात नहीं मेरे दोस्त, असल में अब मेरी उम्र हो गई है, इसलिए मैं अपनी बॉडी का मेंटेनेंस बनाकर चलता हूँ। हम तुमको देखकर बहुत खुश होती, आखिर तुम हमारे बचपन का दोस्त होती। सिंह शेर अपने दोस्त की ही जुबान में उससे बोला। हम तुम्हारा बहुत दिन से बेसब्री से इंतजार करती। आओ, हम तुम्हें अपना जंगल घुमाती। इतना बोलकर सिंह शेर अपने दोस्त के साथ वहाँ से चला गया और शाम तक अपना जंगल घुमाते हुए उसे खिलाता पिलाता रहा। थककर जब वो दोनों एक पेड़ के नीचे बैठे हुए आराम कर रहे थे, तभी दुबई का शेर बोला। हमें तुम्हारा जंगल बहुत पसंद आती, यहाँ का खाना भी बहुत लाजवाब होती। तभी एक मधुमक्खी दुबई के शेर के कानों के पास आकर भिन भिन करने लगी। सिंह शेर, ये मधुमक्खी कौन होती? हम महसूस करती कि जब से हम यहाँ पर आती, ये तब से ही हमारे आगे पीछे मंडराती। कहीं ये कोई जासूस तो नहीं? मैंने ये आदेश दिया था कि सभी मधुमक्खियां अपने छत्ते से बाहर नहीं निकलेंगी। फिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई बाहर निकलने की? मधुमक्खी अकड़ते हुए सिंह शेर से बोली। जिस पेड़ के नीचे तुम बैठे हो उस पेड़ के ऊपर हमारा घर है। तुम जंगल के राजा होगे लेकिन हमारे नहीं। हमारे यहाँ राजा नहीं रानी होती है और मैं सिर्फ अपनी रानी का आदेश मानती हूँ। मधुमक्खी की बात सुनकर सिंह शेर क्रोधित हो गया और अपने सैनिकों की ओर देखकर बोला। देखते क्या हो, इसी पेड़ के ऊपर इसका घर है, तोड़ दो इस मधुमक्खियों के छत्ते को। राजा का आदेश सुनकर सैनिकों ने मधुमक्खी के छत्ते को तोड़ दिया। राजा अपने दोस्त के साथ वहां से चला गया, मगर वो नहीं जानता था कि वो सब जादुई मधुमक्खियां थीं। कुछ ही देर में वो छत्ता अपने आप फिर से ठीक होकर दोबारा बन गया
और वही मधुमक्खी अपने छत्ते के अंदर चली गई, जहाँ उसकी रानी उससे बोली, हमारे छत्ते को तोड़ने की किसने हिम्मत की? इस जंगल के राजा सिंह शेर ने। लेकिन क्यों? मधुमक्खी अपनी रानी को सारी घटना बताती है। मधुमक्खी की बात सुनकर उसकी रानी क्रोधित अवस्था में बोली, अच्छा तो ये बात है, लगता है उसे मेरी जादुई शक्तियों का अंदाजा नहीं। इतना बोलकर मधुमक्खियों की रानी ने अपनी आंखें बंद कर लीं और कुछ मंत्र पढ़ने लगी। देखते ही देखते उसका छत्ता अंदर से बहुत विशाल हो गया और एक सुंदर जंगल में परिवर्तित हो गया। अरे ये क्या, अपना छत्ता तो सुंदर जंगल में परिवर्तित हो गया। अब इस जंगल में उस सिंह शेर के सभी जानवर रहेंगे और उसका दुबई का दोस्त इस जंगल की जेल में रहेगा। लेकिन उसके जंगल के जानवर हमारे छत्ते के जंगल में कैसे आएंगे? वो अपने आप आ जाएंगे। तभी धीरे धीरे करके सिंह शेर के जंगल के जानवर गायब होने लगे। कोई भी जंगली जानवर गायब होता, वो अपने आप को छत्ते के अंदर सुंदर जंगल में पाता। अपने आप को सुंदर जंगल में पाकर भीमा हाथी जग्गू बंदर से बोला, ये कैसा चमत्कार है जग्गू, हम इस जंगल में कैसे आ गए? ये जंगल तो बहुत सुंदर है। आपने शायद ठीक से देखा नहीं भीमा चाचा, सिर्फ हम दोनों ही नहीं बल्कि हमारे जंगल के सारे जानवर इस जंगल में अपने आप आ गए हैं और सभी हैरत से इस जंगल को देख रहे हैं। तभी मधुमक्खियों की रानी उड़ती हुई उन दोनों के पास आकर बोली, आज से तुम सब इस जंगल में रहोगे और इस जंगल में तुम्हारा कोई राजा शेर नहीं होगा। अगर जंगल का राजा शेर नहीं होगा तो कौन होगा? इस छत्ते के अंदर इस विशाल जंगल की रानी मैं हूँ और आज से तुम सबको मेरा ही आदेश मानना होगा। इधर दुबई का शेर अपने दोस्त सिंह शेर से बातें कर रहा था कि अचानक दुबई का शेर बातें करते ही वहाँ से गायब हो गया। अरे ये कैसे हुआ? मेरा दोस्त कहाँ गया? सिंह शेर अपने दोस्त को पूरे जंगल में तलाशने लगा, मगर उसने देखा कि उसका पूरा जंगल खाली हो चुका था। थक हार कर सिंह शेर एक पेड़ के नीचे उदास होकर बैठ गया। अपने आप से बोला, आखिर मेरे जंगल के सभी जानवर कहाँ गए और मेरा दोस्त अचानक ही गायब हो गया? ऐसे कैसे हो सकता है? तभी वही मधुमक्खी सिंह शेर के पास आकर हंसती हुई बोली, कैसा लग रहा है अब? उसने जैसे ही पेड़ के ऊपर नजर मारी तो उसे वही छत्ता नजर आया जो उसने कुछ देर पहले तुड़वा दिया था। ये छत्ता तो मेरे सैनिकों ने तोड़ दिया था, ये दोबारा कैसे बन गया? तुम शायद हमें नहीं जानते, हम सब जादुई मधुमक्खियाँ हैं। समझ गया, इसका मतलब मेरे जंगल के सभी जानवर और मेरे दोस्त के गायब होने में तुम्हारा ही हाथ है। सीधी तरह से मेरे दोस्त और जंगल के सभी जानवरों को वापस कर दो। वो तो संभव नहीं, इसके लिए तो तुम्हें मेरी रानी से बात करनी होगी। तो फिर ठीक है, मुझे अपनी रानी के पास ले चलो। अचानक सिंह शेर वहाँ से गायब हो गया और उसने अपने आप को छत्ते के अंदर स्थित एक सुंदर जंगल में पाया। तो अब कैसा लगा तुम्हें जंगल के शेर? तभी सिंह शेर के कानों में उसके दोस्त की आवाज टकराई जो पिंजरे में बंद था। ओए हुई, हमें यकीन था कि तुम यहाँ जरूर आती और हमको छुड़ाती। सिंह शेर मधुमक्खियों की रानी से बोला, मुझसे और मेरे दोस्त से गलती हुई है, मुझे और मेरे जंगल के वासियों को जाने दो। मैं अपनी गलती की माफी मांगता हूँ। ठीक है, तुम राजा होकर मुझसे माफी मांग रहे हो, मैं तुम्हें निराश नहीं करूंगी, मगर अपनी ताकत का कभी भी गलत इस्तेमाल मत करना और किसी को कमजोर मत समझना। इतना बोलकर रानी ने अपनी आंखें बंद कर लीं और सभी जानवर अपने जंगल में वापस आ गए। बारिश में घमंडी पपीते का पेड़। मैं तो खुद को बड़ा खुशनसीब समझता हूँ कि मुझ पर इतने रसीले फल लगते हैं, बल्कि जब मेरे फल खत्म हो जाते हैं तो मेरा मन तो बड़ा उदास हो जाता है। अरे पपीते, तुम हंस क्यों रहे हो? इसमें हंसने जैसी क्या बात है? हंसू नहीं तो और क्या करूं? देखो तो, बड़ी बड़ी बातें कर भी कौन रहा है, जिसके ऊपर फल भी इतना छोटा लगता है कि खाने से पहले ही खत्म हो जाता है। देखो पपीते, तुम्हें इस तरह से जामुन का दिल नहीं दुखाना चाहिए।
माना कि जामुन का फल बहुत छोटा होता है, लेकिन स्वाद और गुणों में जामुन किसी से कम नहीं। पीपल और बरगद, तुम दोनों तो चुप ही रहो। किसी को आज तक कभी एक फल खिलाकर पेट भरा है जो बड़े बड़े उपदेश दे रहे हो? तुम दोनों की तरह बिना फल का पेड़ होने से तो अच्छा है मैं सूख कर गिर जाना पसंद करूंगा। तुम दोनों तो पेड़ भी कहलाने के लायक नहीं हो। सुंदरपुर एक बहुत घना और सुंदर जंगल था, जहाँ सिर्फ पशु पक्षी ही नहीं, पेड़ पौधे भी मिलजुल कर रहा करते थे। आम, अमरूद, पपीता, जामुन, पीपल और बड़, यूं तो बहुत से पेड़ लगे थे, लेकिन पपीता बाकी पेड़ों से अलग था। इस जंगल में मेरे जैसे कमजोर पेड़ के लिए कोई जगह नहीं है। मैं कितना अभागा हूँ जो अकेले में अपने दिन गुजार रहा हूँ। पपीते का पेड़ हीन भावना से भरा हुआ था, जहाँ एक तरफ आम, जामुन और अमरूद के घने और ऊंचे पेड़ों पर दिन भर पक्षियों का मेला लगा रहता था, वहीं एक तरफ था पपीते का पतला दुबला सा पेड़, जो न तो घना था और न ही इसमें काफी समय से कोई फल लगा था, इसलिए कोई भी पक्षी उसके आसपास नहीं आता था। अरे वाह, ये चिड़िया तो बड़ी सुंदर है और देखने में इस जंगल की भी नहीं लगती। मैं इसे बुलाकर अपने पेड़ पर घोंसला बनाने के लिए कहता हूँ। अगर इसके साथ मेरी दोस्ती हो जाएगी तो मेरा अकेलापन भी दूर हो जाएगा। रिमझिम चिड़िया, तुम्हारे पंखों का रंग तो बहुत सुंदर है। मुझे ऐसा लगता है तुम बाकी पक्षियों से अलग हो, इसलिए तुम्हें अपना घोंसला भी बाकी पक्षियों से अलग ही बनाना चाहिए। अरे पपीते, मैं बाकी पक्षियों से अलग नहीं रहना चाहती। मुझे सभी पक्षियों के साथ मिलजुल कर रहना पसंद है। जामुन के ऊंचे पेड़ पर घोंसला बनाने के लिए ही तो दूसरे जंगल से उड़कर मैं यहाँ आई हूँ। लेकिन देखो ना, वहाँ आम, जामुन और पीपल पर कितनी भीड़ है। मैं तो तुम्हारे भले के लिए ही कह रहा था। मेरे ऊपर एक भी पक्षी का घर नहीं है। तुम यहाँ पर बड़े आराम से रह सकती हो और फिर मेरे जैसा अच्छा दोस्त भी तो मिलेगा ना। मुझे माफ करो पपीते, लेकिन तुम्हारे पत्तों में ना तो छांव है और ना भी पेड़ पर कोई फल लगता है। मैं यहाँ घोंसला नहीं बना सकती। रिमझिम चिड़िया का जवाब सुनकर पपीता बहुत निराश हो जाता है और आंसू बहाने लगता है। पपीते को उदास देख आम का पेड़ पपीते को आवाज लगाता है। पपीते, क्यों उदास हो? जब तक अपनी तुलना दूसरे पेड़ों से करते रहोगे खुश नहीं रह पाओगे। स्वीकार करो कि तुम पपीते हो, आम नहीं। इसलिए चाहकर भी आम जितने ऊंचे और घने नहीं हो सकते। तुम मेरा मजाक उड़ाना चाहते हो ना? मुझे नीचा दिखाने के लिए ये तुम सब कह रहे हो? देखो पपीते, अभी सही समय नहीं आया है। जब समय आएगा तो तुम्हारे पेड़ पे भी बड़े बड़े रसीले पपीते लगेंगे और फिर फल खाने के लिए जंगल के सभी पक्षी तुम्हारे पास भी आएंगे और तुमसे दोस्ती भी करेंगे। बस थोड़ा इंतजार करो। जैसा कि आम ने कहा था वैसा ही होता है। कुछ सालों बाद पपीते के पेड़ में ढेर सारे फल लग जाते हैं। अपने फलों को देखकर पपीता फूला नहीं समा रहा था और घमंड में चूर हो गया था। एक दिन, अरे बरगद दादा, बारिश शुरू हो गई और उसी के साथ मेरे ऊपर लगे सारे फल खत्म हो गए। फल टूटने के बाद मैं बड़ा हल्का हल्का महसूस कर रहा हूँ। अरे आम के पेड़, ऐसी बातें क्यों करते हो? ये तो तुम्हारा सौभाग्य है कि तुम्हारे ऊपर इतने स्वादिष्ट रसीले फल लगते हैं, जिसके लालच में सभी पशु पक्षी तुम्हारी तरफ खींचे चले आते हैं। मुझसे पूछो, फल के बिना जीना कैसा होता है? बरगद दादा बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मुझे भी इस बात का ताउम्र अफसोस रहेगा कि मैं इस जंगल के पशु पक्षियों का पेट भरने के लिए कुछ दे नहीं सकता। और एक तुम हो, तुम्हारे ऊपर हर बरस इतने रसीले आम लगते हैं जिन्हें खाकर ना जाने कितने पशु पक्षियों की भूख शांत होती है। तुम्हें तो खुश होना चाहिए। बिल्कुल ठीक कहा बरगद और पपीते भाई ने। मैं तो खुद को बड़ा खुशनसीब समझता हूँ कि मुझ पर इतने रसीले फल लगते हैं। बल्कि जब मेरे फल खत्म हो जाते हैं तो मेरा मन तो बड़ा उदास हो जाता है।
जामुन की बात सुनकर पास में ही गर्व से तनकर खड़े पपीते के पेड़ ने एक जोर का ठहाका लगा दिया। अरे पपीते, तुम हंस क्यों रहे हो? इसमें हंसने जैसी क्या बात है? हंसू नहीं तो और क्या करूं? देखो तो, बड़ी बड़ी बातें कर भी कौन रहा है, जिसके ऊपर फल भी इतना छोटा लगता है कि खाने से पहले ही खत्म हो जाता है। देखो पपीते, तुम्हें इस तरह से जामुन का दिल नहीं दुखाना चाहिए। माना कि जामुन का फल बहुत छोटा होता है, लेकिन स्वाद और गुणों में जामुन किसी से कम नहीं। पीपल और बरगद, तुम दोनों तो चुप ही रहो। किसी को आज तक कभी एक फल खिलाकर पेट भरा है, जो बड़े बड़े उपदेश दे रहे हो? तुम दोनों की तरह बिना फल का पेड़ होने से तो अच्छा है मैं सूख कर गिर जाना पसंद करूंगा। तुम दोनों तो पेड़ भी कहलाने के लायक नहीं हो। पपीते, तुम्हें इस तरह की बातें नहीं करनी चाहिए। पीपल और बरगद के पास फल नहीं है, लेकिन उनकी बड़ी और भारी शाखों में कितने पक्षियों का बसेरा है, ये बात तो तुम जानते ही हो। पीपल और बरगद की ठंडी छांव गर्मी में कितने पक्षियों को ठंडक देती है, ये क्या किसी से छिपा है? सभी पक्षियों को बरगद और पीपल का पक्ष लेते देख पपीता बहुत गुस्सा हो जाता है। अरे ठीक है, जाओ जाओ, तुम सब तो एक ही थाली के चट्टे बट्टे हो। वैसे भी तुम्हारे साथ मेरी कोई बराबरी नहीं है। कहाँ मेरे इतने बड़े बड़े रसीले फल, और कहाँ तुम लोगों के छोटे छोटे फल, जिसमें किसी भी पक्षी का पेट नहीं भर सकता। छोटे लोग छोटी बात ही करेंगे। मेरी अब तुम लोगों से कोई बराबरी नहीं है। पपीते, तुम तो घमंडी हो गए हो और घमंड में चूर होकर सबका दिल दुखा रहे हो। अब जब मेरे अंदर घमंड करने लायक बात है तो हाँ, कर रहा हूँ मैं घमंड। जिसके अंदर गुण हो तो वो लोग भी घमंड कर लेना। बहस करके सारा मूड ही खराब कर दिया। इतनी अच्छी ठंडी ठंडी हवा चल रही है, मैं तो भी आराम से हवा का आनंद लूंगा। आम दादा, छोड़ो ना पपीते को, मेरी बात सुनो। बारिश का मौसम शुरू हो गया है, आपके फल तो खत्म हो गए, अब हम कैसे अपना पेट भरेंगे? आपके रसीले आम के लिए ही तो हमने यहाँ घोंसला बनाया था। टुक टुक, क्यों चिंता करती हो? आम के फल खत्म हो गए तो क्या हुआ? मेरी ओर देखो, बरसात आते ही मेरे ऊपर कितने फल आ गए हैं। आप सभी आराम से मेरे फल खाकर अपना पेट भर सकते हो। बेचारी टुक टुक की भी क्या गलती है। जब सामने इतना हरा भरा पपीते का पेड़ खड़ा हो, जिस पर इतने बड़े बड़े पपीते लगे हों, तो फिर उन पपीतों के सामने तुम्हारे छोटे छोटे अमरूद कहाँ दिखाई देने वाले हैं? टुक टुक, जाने दो उन्हें। तुम तो मेरे पास आओ और आराम से मेरे पपीते खाकर अपना और अपने परिवार का पेट भरो। मैंने तुम्हारी सारी बातें सुन ली हैं पपीते। जिस तरह से तुमने आम दादा और बरगद के साथ बात की, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। रहने दो, मुझे तुम्हारे पपीते नहीं चाहिए। मैं अपना खाने का इंतजाम कहीं और कर लूंगी। अरे जा जा, बहुत घमंड है ना तुझे अपने आम दादा पर। इस आम, बरगद और पीपल जामुन में एक भी फल नहीं बचा है। मैं भी देखता हूँ तुम सब जो इन सब पेड़ों की तरफदारी करते हो, कैसे अपना पेट भरोगे। पपीता गर्व से तनकर खड़ा हुआ था। कुछ समय पहले तक पक्षियों को प्यार से अपने पास बुलाने वाला पपीता फल लगने के बाद इतना घमंडी हो गया था कि जंगल के पेड़ पौधे हों या पक्षी, किसी से भी सीधे मुंह बात तक करने को तैयार नहीं था। पिछले कई दिनों से लगातार बारिश हो रही है। मैं दाने की तलाश में कहीं भी नहीं जा पा रही। अमरूद के पेड़ के भी सभी फल खत्म होने को आए हैं। समझ नहीं आता, अगर बारिश नहीं रुकी तो भोजन का इंतजाम कैसे होगा? अरे टुक टुक, इतने परेशान क्यों नजर आ रही हो? तुमने खाना खाया है या नहीं? दादा, ना तो मैंने खाया है, ना ही 2 दिन से मेरे बच्चों ने कुछ खाया है। सबको भूख लगी है, लेकिन इतनी तेज बारिश में समझ नहीं आता कहाँ से भोजन का इंतजाम करूं। अरे टुक टुक, तुम चिंता क्यों करती हो? देखो ना, पपीते के पेड़ पर कितने बड़े बड़े पपीते लटके हैं। अब कोई भी पेड़ अपने फल खुद तो खा नहीं सकता। ये फल तो तुम लोगों के लिए ही है। जाओ और जाकर पपीते से एक फल मांग लो। आम दादा ठीक कह रहे हैं, पिछली बातों को भुला दो।
और पपीते के पेड़ के पास जाकर एक पपीता ले आओ। मेरे घोंसले में तो अभी 1-2 दिन का खाना बचा है। अगर अगले 2 दिन में बारिश न रुकी तो फिर मेरे पास भी पपीते से मांगने के अलावा और कोई चारा नहीं बचेगा। सबके समझाने के बाद टुक टुक गिलहरी पपीते के पेड़ के पास जाती है। सुनो भाई, तुम्हारा पेड़ तो पीले रसीले पपीतों से लदा हुआ है। अगर तुम एक पपीता मुझे दे दोगे तो तुम्हारी बड़ी मेहरबानी होगी। टुक टुक की बात सुनकर पपीता जोर से ठहाका लगाता है। उस दिन तो बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रही थी कि तुझे मेरी कभी जरूरत नहीं पड़ेगी, और अब मेरा फल मांगने चली आई। नहीं, मैं तुझे अपना पपीता नहीं दूंगा। जाओ जाकर अपने आम दादा से कहो कि कहीं से भी आम लाए और तुम्हारी भूख मिटाए। पपीते की कड़वी बातें सुनने के बाद टुक टुक रोते हुए वापस आ जाती है और बाकी पक्षियों को सारी घटना सुना देती है। ये तो पपीते ने बहुत गलत बात कही, उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था। हाँ, मुसीबत में हम सभी को एक दूसरे के काम आना चाहिए। ये तो बहुत गलत बात है। ठीक है, हम सब भी कसम खाते हैं कि चाहे जो हो जाए कोई भी पपीते का फल नहीं खाएगा। देखते हैं आखिर कब तक अपने पपीते लिए घमंड में खड़ा रहेगा वो। सभी पक्षियों ने ठान लिया था कि अब चाहे जो हो जाए कोई भी पपीते का फल न खाएगा। अगले 3 दिनों तक लगातार तेज बारिश होती रही और भारी पपीतों के वजन के कारण पपीते का पेड़ एक ओर को झुक जाता है। सुनो बरगद, तुम्हारे ऊपर तो कितने सारे पक्षी रहते हैं। तुम उनसे कहो ना कि मेरे फल तोड़कर ले जाएं, तो मेरा वजन कुछ कम हो जाए। देखो ना, वजन के कारण मैं एक और झुक गया हूँ। अब ये बोझ मुझसे और बर्दाश्त नहीं हो रहा। दूसरी ओर मेरी जड़ों में पानी भर गया है। अब मैं ज्यादा देर खुद को संभाल नहीं पाऊंगा। माफ करना पपीते, जंगल का कोई भी पक्षी तुम्हारे पेड़ का फल नहीं खाना चाहता। अपने बुरे कर्मों का फल सभी को भुगतना पड़ता है। तुम्हारे साथ जो हो रहा है वो तुम्हारे ही बुरे कर्मों का प्रभाव है। कोई भी पक्षी पपीते तोड़ने के लिए नहीं आता और अपने ही बोझ में दबकर कुछ ही देर में पपीते का पेड़ जमीन पर गिर जाता है। देखा दोस्तों, इसीलिए कहते हैं घमंड इंसान को बर्बाद कर देता है। जिन फलों का इस पपीते को घमंड था, आज उन्हीं फलों के बोझ के कारण ये टूटकर मिट्टी में मिल गया। जंगल के सभी पक्षियों को आज एक बड़ी सीख मिली थी कि घमंड किसी को भी खत्म कर सकता है। इसलिए सबके साथ मिलकर रहना चाहिए।